आइए 2 जून का जनसत्ता का न्यूज़ देख लेते हैं। 2 जून की पहली न्यूज़ थी मेजर हर्ष छिब्बर, मेजर जनरल जो हर्ष छिब्बर हैं, इनको 31 मई 2024 को रियर एडमिरल संजय दत्त से सिकंदराबाद कॉलेज का जो कॉलेज ऑफ स्टाफ डिफेंस मैनेजमेंट है उसका कमांडेंट बना दिया गया है। इन्होंने संजय दत्त जो रियर एडमिरल थे उनसे पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो कौन बना है नया? हर्ष छिब्बर, ये कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट बने हैं। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज है कि पूर्वी अफ्रीका का देश जिबूती आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों का उपयोग करके मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक साहसी कदम उठा रहा है। तो मच्छरों का प्रयोग मलेरिया के खिलाफ करने की जो पहल है जिबूती ने चालू की है, मतलब ये कुछ वैसी बात हो गई कि लोहा लोहे को काटता है तो मच्छर अब मच्छर को काटेंगे, उनको मतलब ख़त्म करेंगे। तो आनुवांशिक रूप से मच्छरों को किसने बनाया है? जिबूती ने। फिर अगली न्यूज है जापान यात्रा पर शिवालिक जो युद्धपोत है ये रवाना और युद्धाभ्यास में भाग लेगा। जापान में आईएनएस शिवालिक जो है वो सिंगापुर से जापान की यात्रा पर रवाना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वह जीमैक्स 24, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, और रिपमैक 24, ये दो एक्सरसाइज जीमैक्स 24 और रिमपैक 24, ये दोनों नेवी की एक्सरसाइज है। तो नौसैन्य युद्धाभ्यासों में भाग लेगा और नौसेना ने यह बात की जानकारी दी है। जो युद्धपोत है वो 30 मई को जापान के योकोसुका के लिए रवाना हुआ है। ठीक है, और इसमें और भी भागीदार देश होंगे। जो ये शिवालिक युद्धपोत था ये अभी तक सिंगापुर में था, तो ये सिंगापुर से रवाना हुआ है। तो सिंगापुर में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे सिंगापुर में जो कांजी युद्ध स्मारक है, ठीक है, कांजी युद्ध स्मारक, वहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहाँ पे कुछ भारतीयों की भी कब्रें हैं वहाँ पे, मतलब स्मारक स्थल हैं भारतीयों के लिए भी। ठीक है, और वहाँ पे भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की गई। 80 स्कूल बच्चों की यात्रा जैसी गतिविधियाँ भी इसमें शामिल थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो महत्वपूर्ण जो खबर थी इसमें जीमैक्स 24 और रिपमैक 24, इसमें युद्धाभ्यासों में भाग लिया जाएगा। और कांची युद्ध स्मारक कहाँ है? तो सिंगापुर में है। ये दो। ये देखिए, ये फोटो है शिवालिक की। अगला न्यूज है कि 2 चक्रवाती प्रणालियों के कारण केरल और असम में बाढ़ आई है। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण खबर है वो मैंने रेडलाइन किया हुआ है। असम में सुबनसिरी, तो कुछ नदियों के नाम देखिए हमेशा पूछता है, ROPCS हो या कोई भी एग्जाम हो। तो असम में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? सुबनसिरी है, जिया भराली है, कोपली है। ये नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो सुबनसिरी, जिया भराली, कोपली, तो ये नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, आप याद रखिएगा। बराक नदी है। ठीक है, तो इसके नदियों के जल स्तर में कमी देखी गई है। ठीक है, इसके बाद अगली है जो केरल की जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ केरल की हैं। ये जो है ये मुवत्तुपुझा, गायत्री, थोडुपुझा, भरतपुझा, काबिनी, करुवन्नूर, पेरियार सहित राज्य भर की जो सभी नदियाँ हैं। तो इसमें जो भरतपुझा नदी है, ये भरतपुझा नदी, ये नदी केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुझा। तो कौन कौन सी नदी है? मुवत्तुपुझा, गायत्री, थोडुपुझा, भरतपुझा, काबनी, कवन्नूर, पेरियार सहित कई नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि इधर गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन क्या है कि केरल और असम में बाढ़ आई हुई है। असम में जो न्यूज़ हम लोगों ने बताई थी, रेमल एक चक्रवात था, तो रेमल चक्रवात की वजह से भी, और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कुछ चक्रवाती मौसम टाइप का बना हुआ है, इसकी वजह से भी असम में काफ़ी बाढ़ आ गई है। और बाकी
मानसून की वजह से केरल में बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो इतना आप ये पॉइंट याद रखिएगा। तो दो चक्रवाती प्रणालियों के कारण, दो चक्रवाती प्रणाली का मतलब ये हो गया कि जो अरुणाचल प्रदेश में चक्रवाती मौसम बना हुआ है, और जो यहाँ पे जो रेमल जो चक्रवात आया हुआ है उसकी वजह से। अगला है कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ है? तो वो चमोली जिले में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, फूलों की घाटी। ठीक है, इसके बाद ये 87 वर्ग किलोमीटर का है, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद पॉइंट है कि इसमें एक रोचक बात यह है कि यह घाटी हर 15 दिन में अपना रंग बदल लेती है। ठीक है, पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। दुर्लभ वनस्पतियाँ यहाँ हिमालय की देखने को मिलती हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फूलों की कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो सिर्फ यहीं देखने को मिलती है। और इसमें, हाँ, इसमें कुछ चोटियाँ हैं, जैसे टिपरा हिमखंड, रवातन चोटी, गौरी, नीलगिरी पर्वत, विहंगम नज़ारे यहाँ पे इन चोटियों के देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो चमोली जिले में है, उत्तराखंड में है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, 87 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है, यहाँ कई, और एक महत्वपूर्ण खबर इसमें कि यहाँ पे पुष्पावती नदी बहती है, इसी का पार्ट है ये, पुष्पावती नदी। ठीक है, अक्सर पूछ लेता है कि किसी अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है, किसी नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो फूलों की घाटी यहाँ से कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी। अगली खबर हम लोग देख लेते हैं। इटावा में शेरनी नीरजा नाम है शेरनी का, 4 शावकों को जन्म दिया है। तो इटावा जो लायन सफारी है, इटावा वाली यूपी में है, काफ़ी फेमस है। तो नीरजा ने जो है 4 शावकों को जन्म दिया। तो अक्सर इस तरह का सवाल पूछ लेता है कि हाल ही में कौन से, कहाँ पे वो शेरनी थी, या नाम पूछ लेगा कि, तो इसमें केवल इतना ही है कि 4 शावकों को जन्म दिया है। अगला है कि मसूरी में शुरू हुआ पहला खगोल पर्यटन अभियान। तो देश का पहला खगोल पर्यटन अभियान है नक्षत्र सभा। ठीक है, नक्षत्र सभा इसका नाम है। तो ये मसूरी में चालू हुआ है। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट, एक होता है, एक है माउंट एवरेस्ट, ये जॉर्ज एवरेस्ट है, जॉर्ज एवरेस्ट। तो जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट जो केवल एवरेस्ट है वो कहाँ? नेपाल में है। और ये जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ है? ये उत्तराखंड के मसूरी में है। तो जॉर्ज एवरेस्ट के शिखर पर चालू हुआ है। ये प्रमुख पर्यटक स्थल है। और कौन सी कंपनी इसको चालू कर रही है? स्टार स्केप्स के साथ मिलकर उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है, वो खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स के साथ मिलकर ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो है खगोल पर्यटन अभियान है, देश का पहला खगोल पर्यटन अभियान है ये भी याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टार स्केप्स के साथ मिलकर ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंध मूल्यों पर आधारित है, ऑस्टिन। ये तो थोड़ा विदेश, भारत और अमेरिका के संबंधों पर है, जो फॉरेन रिलेशन होते हैं उस पे है। इसमें एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री का नाम है लॉयड जे ऑस्टिन। ठीक है, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। और दूसरा एक सांग्रीला डायलॉग होता है, सांग्रीला डायलॉग, ये जो है काफ़ी बड़ा डायलॉग है, और इस पे सवाल भी बन चुका है, सांग्रीला डायलॉग पे सवाल बन चुका है। तो ये सांग्रीला डायलॉग कहाँ होता है? ये सिंगापुर में होता है। यह हर साल सिंगापुर में यहाँ आयोजित होता है। और एक ये प्रमुख रक्षा सम्मेलन है जिसमें खुफिया एजेंसी के लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है इस पे कि सांग्रीला डायलॉग में इन्होंने बोला है कि अब जो चीन है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत उधर पूरा एशिया में घेरने की कोशिश कर रहा है, एक अपना अच्छा खासा एक मजबूत आधार बना रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी को काउंटर करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ नए इनोवेशन करने की तरफ, जैसे क्वाड है या कुछ है, तो उनकी तरफ ध्यान देने की तरफ इन्होंने बात कही है।
उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक भूमिका निभाता रहेगा। ये अपने इनके हित हैं, क्योंकि व्यापार क्षेत्र से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। हिंद महासागर हो गया, पश्चिमी मध्य प्रशांत सागर हो गया, दक्षिणी चीन सागर हो गया, जिस पे लगभग चीन जो है पूरे दक्षिणी चीन सागर पे अपना प्रभाव बनाने की बात करता है। जबकि उसके काउंटर पे दक्षिणी चीन सागर पे ताइवान, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश जो है ये भी दावा करते हैं कि हमारा है, लेकिन चीन कहता है कि पूरा उसी का है। तो इस बात पे तनातनी वहाँ पे बनी रहती है। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। अमेरिका के इसके अपने हित हैं, भारत के भी उसमें अपने हित हैं, जिस तरह से क्वाड बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि व्यापारिक रूप से काफ़ी बिजी, काफ़ी इसको व्यस्त क्षेत्र बोलेंगे। अगला हम देखते हैं तो सांग्रीला डायलॉग आप इसमें याद रखिएगा। जैसे दूसरी भी न्यूज़ उसी की है, इसी का पार्ट है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे। तो ये कहा इसी स्तंभ पे है कि जो दक्षिणी चीन सागर है, जिसपे पूरी तरह से ये मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, दक्षिणी चीन सागर पर दावा करेगा चीन। तो इसके काउंटर में ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम ये भी कुछ हिस्सों पे दावा करते हैं और इनके बीच में तानातनी चालू है। तो वो ये चीज़ भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि फिलीपींस ने 2022 में 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते के हिस्से के रूप में भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी थी। तो जैसे भारत अब कई देशों को अच्छा हथियार सप्लाई करने लगा है, तो उसमें फिलीपींस को भी उसने ब्रह्मोस मिसाइल दी है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक युद्धपोत भी दिया है फिलीपींस को। तो भारत भी अपने हित साध रहा है दक्षिणी चीन सागर में ही भाई, क्योंकि चीन भी अपने हमको घेर रहा है श्रीलंका की तरफ से और इधर अरब सागर में पैड बना रहा है। तो भारत भी उसको जो है फिलीपींस से दोस्ती बना के, ताइवान से और ऑस्ट्रेलिया से, ब्रुनेई, मलेशिया से अपने संबंधों को देख के या लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ये काम कर रहा है कि वो पूर्व में अपने जो है अपने हित साध सके। अगला है कि केरल के कई क्षेत्रों में जल भराव की बात की है। तो ऊपर जो एक खबर थी कि केरल और जो असम में बाढ़ की खबर थी, कुछ इसी तरह का है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे रेड अलर्ट क्या होता है, तो रेड अलर्ट क्या होता है, 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जो हो गई वो रेड अलर्ट होती है। ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, एक होता है रेड, एक होता है ऑरेंज। तो ऑरेंज अलर्ट होता है 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की बारिश 24 घंटे में हो जाए, तो ये ऑरेंज अलर्ट है। और एक होता है येलो अलर्ट। ये 3 तरह के अलर्ट होते हैं, ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो येलो अलर्ट है वो 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर की जो बारिश होती है वो येलो अलर्ट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और रेड अलर्ट जारी किया गया है केरल में, क्योंकि वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। तो कुछ जगहों पे रेड अलर्ट, कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट, कुछ जगहों पे येलो अलर्ट अपने अपने हिसाब से जारी किया गया है। एक महत्वपूर्ण खबर है कि मलंकारा बांध, तो इडुक्की में है मलंकारा बांध। और यहाँ पे भी देखिए थोडुपुझा, मुवत्तुपुझा, हमने ऊपर नदियों के नाम देखे थे, तो ये दोनों नदियाँ जो है केरल में हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। मीनाचल और मणिमाला नदियाँ ये भी केरल में है, ये भी याद रखिएगा, चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना इसमें खबर थी। रेड अलर्ट हो गया, ऑरेंज अलर्ट हो गया, येलो अलर्ट। ये अपना रेड अलर्ट 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर की बारिश, ऑरेंज अलर्ट 24 घंटे में 11 से 20 सेंटीमीटर की बारिश, और येलो अलर्ट 6 से 11 सेंटीमीटर की बारिश। और ये एक मलंकारा बांध है, मीनांचला बांध है, मीलांचला और मणिमाला ये नदियों के नाम हैं। आगे हम देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर है कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के नेतृत्व में, तो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ये इस समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो इनकी जो पार्टी है वो बहुमत खो दी है। अभी वहाँ भी चुनाव हुए हैं तो उसने बहुमत खो दिया है। तो पहली बार ऐसा होगा कि 1994 दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के बाद 30 साल करीब बाद पहली बार
नेशनल मंडेला के निर्वाचित होने के बाद इस पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया है। ठीक है, तो नेशनल मंडेला भी ANC पार्टी से ही राष्ट्रपति थे, श्री रामफोला ने। हालांकि बहुमत ही खोया है। अब देखिए आगे किसकी पार्टी सरकार बनती है तो राष्ट्रपति। तो ये दशे अफ्रीका की खबर थी। म्यांमार की एक खबर है कि म्यांमार में जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष थी आंग सान सू की, उनके जो सहयोगी थे, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के जो सह संस्थापक थे टिन ऊ, उनका जो है निधन हो गया। काफ़ी बड़े नेता थे, म्यांमार की राजनीति में काफ़ी नाम था इनका, वहाँ के आधार थे। तो वो 97 वर्ष के थे और जो है इनका निधन हो गया। तो इतनी खबरें थी आज, और इसी के साथ हम लोग इसको आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको जो है शेयर करिएगा, ताकि और भी हम लोग न्यूज़ जो है आगे इसी तरह से हम लोग न्यूज़ आगे देते रहेंगे। धन्यवाद।